क्या होता है जब एक सरकारी निर्णय रातों रात देश की 86% मुद्रा को, नोटों को बेकार कागज के रूप में करार कर देता है। 8 नवंबर 2016 भारत रात को सोया था 500 और 1000 रुपए के नोटों के साथ, मगर रात के 12 बजते ही सुबह होते होते वो नोट सिर्फ और सिर्फ कागज बन गए थे। आपको याद ही होगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह नोटबंदी संवैधानिक थी या नहीं? क्या सरकार एक साधारण अधिसूचना से पूरे देश की चलन मुद्रा को अमान्य कर सकती है या नहीं? और क्या इसने अपने घोषित उद्देश्यों जैसे कि काला धन खत्म करना, नकली नोटों को रोकना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, उन सभी उद्देश्यों को 2025 के अंदर पा लिया है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ 2023 का महत्वपूर्ण निर्णय में आखिरकार इस पर फैसला सुनाया कि नोटबंदी संवैधानिक थी या नहीं। कोर्ट ने नोटबंदी की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसने कार्यपालिका की शक्ति, संवैधानिक बहस और आर्थिक प्रभावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो के अंदर हम इसी निर्णय को गहराई से समझेंगे। कानून क्या था, प्रक्रिया क्या है डिमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की, क्यों आलोचना हुई, क्या असहमति है और नोटबंदी के क्या आर्थिक प्रभाव हैं, और उसके साथ साथ जो ये सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया वो क्या है, उसको पूरा का पूरा समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है, मैं संस्थापक हूँ दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को समझते हैं। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने घोषणा की कि रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, उसकी धारा 26(2) के तहत सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य करार कर दिया जाता है। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे कि काला धन रोकना, नकली मुद्रा, नकली नोटों पर रोक लगाना और आतंक वित्त पोषण पर प्रहार करना, और चौथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। लेकिन इसके तुरंत बाद हजारों लोग एटीएम की लाइनों में, बैंक के बाहर लंबी कतारों में दिखाई दिए। नकदी की कमी ने रोजमर्रा की जिंदगी को हिला दिया था। सवाल उठने लगे, क्या सरकार ने संसद की अनुमति के बिना इतनी बड़ी आर्थिक कार्रवाई क्यों कर दी, और क्या वो संवैधानिक थी या नहीं थी? इसी मुद्दे पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जो मुख्य चुनौती थी वो थी कानूनी वैधता को लेकर। क्या यह कदम आरबीआई अधिनियम के दायरे में आता है? दूसरा, प्रक्रिया को लेकर यह सवाल उठा कि क्या धारा 26 उपधारा 2 का सही पालन हुआ है? और तीसरा, नागरिक अधिकार से रिलेटेड सवाल था कि क्या यह अनुच्छेद 300A जो संपत्ति का अधिकार नागरिकों को देता है और अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है का उसका उल्लंघन करता है या नहीं करता है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की। पूरे नोटबंदी से रिलेटेड जो भी कानूनी प्रावधान है उनको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो धारा 26 उपधारा 2 किसकी? आरबीआई अधिनियम की। आरबीआई अधिनियम 1934 का जो है, ये धारा क्या कहती है कि यदि रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश हो तो केंद्र सरकार यह घोषणा कर सकती है कि किसी विशेष श्रृंखला के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। किसी विशेष श्रृंखला के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। दूसरा है अनुच्छेद 300A जो संपत्ति का अधिकार देता है नागरिकों को। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है। जैसे जिसके पास पैसा है, एक ऑर्डर निकाल दिया कि अब वो काम का है ही नहीं, तो मतलब एक तरह से देखा जाए उसकी प्रॉपर्टी की तो कोई वैल्यू नहीं रही। तो यहां पर सवाल यही था कि जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है,
क्या ये कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रिया थी तो वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर अनुच्छेद 300A का भी हनन हो जाएगा। तीसरा सवाल ये था, तीसरा प्रावधान जो इसके अंदर है वो है अनुच्छेद 14, जो कहता है कि कानून के समक्ष सभी को समानता होगी और मनमानी के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। मनमानी के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। यहां पर जो मुख्य सवाल था वो ये था कि क्या धारा 26 उपधारा 2 सरकार को सभी चलन नोटों को एक साथ अमान्य करने की अनुमति देती है या केवल किसी एक श्रृंखला को, और क्या संसदीय बहस की अनदेखी की गई थी इस फैसले को लेने से पहले या नहीं। अब बात करते हैं इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उनको समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दे क्या थे? इसमें पहला है कि क्या नोटबंदी की अधिसूचना आरबीआई अधिनियम से परे थी और संविधान के क्या अनुरूप नहीं थी या अनुरूप थी। दूसरा सवाल यह था कि क्या कार्यपालिका एक अधिसूचना से देश की 86% मुद्रा को अमान्य कर सकती है या इसके लिए अलग संसदीय कानून होना चाहिए। तीसरा सवाल यह था कि क्या यह प्रक्रिया अनुच्छेद 14 के तहत न्याय संगतता और अनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरी। चौथा, क्या न्यायपालिका को आर्थिक नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए या नहीं, कि आर्थिक नीति निर्णयों में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। ये अहम मुद्दे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने। अब बात करते हैं, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो दोनों पक्षों को क्या तर्क थे, याचिकाकर्ताओं के भी और सरकार के भी, नोटबंदी के मुताबिक के से रिलेटेड। सबसे पहले जो धारा 26(2) है, इस पे याचिकाकर्ताओं के जो तर्क हैं उसको हम पहले समझते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि धारा 26 उपधारा 2 आरबीआई अधिनियम 1934 की वो केवल किसी एक श्रृंखला के नोटों को वापस लेने की अनुमति देती है, न कि पूरे के पूरे चलन के नोटों को। दूसरा तर्क यह भी था कि इतनी व्यापक आर्थिक कार्रवाई के लिए संसद का अलग कानून आवश्यक था, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं हो सकता। और तीसरा, नागरिकों के अनुच्छेद 300A के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसका उल्लंघन भी हुआ है बिना उचित कानून के। वो भी अनुच्छेद 300A के तहत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। और चौथा तर्क ये भी था याचिकाकर्ताओं का कि जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं थी और इससे आर्थिक अव्यवस्था हुई है। जबकि इस पर केंद्र सरकार का तर्क ये था, जो महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए वो ये है कि पहला जो ये कदम उठाया गया नोटबंदी का, वो आरबीआई की सिफारिश पर किया गया था, धारा 26 उपधारा 2 का पालन करते हुए। दूसरा, नोटबंदी एक आर्थिक नीति का निर्णय है, जब तक यह असंवैधानिक न हो कोर्ट नीति में दखल नहीं दे सकती। तीसरा, जनता की अस्थायी कठिनाई बड़े सार्वजनिक हित के लिए उचित थी। माना कि सरकार ने यह माना कि जनता को थोड़ी बहुत कठिनाई हुई मगर वो अस्थायी थी, मगर इससे जो फायदा होने वाला था वो बड़ा सार्वजनिक हित होना चाहिए था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई बिल्कुल ठीक थी। आगे बढ़ने से पहले कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया उसको समझने से पहले अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी से पहले संसद की स्वतंत्र स्वीकृति लेना जरूरी था या नहीं था, या तात्कालिकता प्रक्रिया से ज्यादा बड़ी थी? अर्जेंसी थी क्या उस मैटर के अंदर? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, क्योंकि ये जो बहस है संवैधानिक डिस्कशन को आगे बढ़ाएगी किस सवाल के मद्देनजर कि कार्यपालिका की क्या जवाबदेही होनी चाहिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की। सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला था इस केस के अंदर? सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 से मेजॉरिटी डिसीजन दिया, मतलब 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह मामला सुना, जिसमें से 4 जजों ने
ये जो फैसला दिया वो मैं आपको बता रहा हूं, और एक ऐसे जज थे जो इससे डाइसेंटिंग ओपिनियन रखते थे। जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं इस निर्णय के वो ये थे कि पहला, नोटबंदी वैध थी और धारा 26 उपधारा 2 के तहत हुई थी और उसके तहत ये पूर्णतः वैध थी। दूसरा, आरबीआई की सिफारिश और केंद्र का निर्णय कानून के अनुरूप था। तीसरा, आर्थिक नीति का आकलन कार्यपालिका का क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं है। और चौथा, नागरिकों को नोट बदलने के लिए पर्याप्त समय मिला था, इसलिए अनुच्छेद 300A का भी उल्लंघन नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना हालांकि इस फैसले से कुछ हद तक असहमत थे। उन्होंने ये कहा कि जो प्रक्रिया है उसमें त्रुटि थी, और दूसरा ये बात भी बोली कि इतनी व्यापक नोटबंदी के लिए संसदीय कानून आवश्यक था, और ये भी कहा कि कार्यपालिका केवल अधिसूचना से देश की 86% मुद्रा को अमान्य नहीं कर सकती। चौथा, आरबीआई की स्वतंत्र विचार विमर्श और संसदीय बहस का अभाव एक चिंता का विषय भी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि प्रक्रिया की आलोचना और संवैधानिक नैतिकता के संदर्भ में जो बातें हुई, जो डिस्कशन है, उसको एक बार समझते हैं। भले ही फैसला आपके साथ मैं आपको बता चुका हूं कि कोर्ट का क्या फैसला रहा है, बहुमत का निर्णय भी और अल्पमत वाला निर्णय भी। अब आगे हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि कोर्ट ने भले ही वैधता को बरकरार रखा, मगर इस पूरे मामले में प्रक्रिया की जो आलोचना है वो बड़ी जोरदार रही। चाहे वो विपक्षी दलों ने किया हो, चाहे वो लोगों ने किया हो, जनमानस ने किया हो। दूसरा, यहां पर इस मुद्दे के अंदर इतना बड़ा फैसला लेने से पहले संसदीय बहस का अभाव देखने को मिला। इतने व्यापक प्रभाव वाले निर्णय पर संसद में कोई पूर्व बहस नहीं हुई। तीसरा, आरबीआई की भूमिका। इस मामले पर आलोचकों का यह कहना है कि आरबीआई एक स्वतंत्र निर्णयकर्ता से अधिक एक अनुमोदक की तरह दिखी। और चौथा, संवैधानिक नैतिकता वाले सवाल पर यह बात है कि क्या इतनी बड़ी कार्यपालिका की शक्ति विचारशील लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप थी या नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि इस नोटबंदी के आर्थिक परिणाम क्या थे, आर्थिक प्रभाव क्या थे। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो नोटबंदी के परिणाम मिश्रित रहे हैं। पहला, डिजिटल भुगतान बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ा है। दूसरा, जीडीपी में अल्पकालिक गिरावट आई थी। असंगठित क्षेत्रों में नौकरियों का संकट आया, मगर जो जीडीपी वो धीरे धीरे वापस बढ़ गई और असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा नौकरियों का नुकसान हुआ था। तीसरा, लगभग 99% नोट आरबीआई के पास वापस पहुंच चुके हैं, जिससे काले धन पर प्रहार पर सवाल उठे कि 1% अभी भी मार्केट में रह गया, तो वो 1% कहां गया। तो इससे काले धन के रुकने पर सवाल उठे। और चौथा, अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण में मदद मिली है, लेकिन भारी लेन देन लागत पर। अब बात करेंगे निष्कर्ष पर। विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ 2023। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह याद दिलाता है कि न्यायपालिका आर्थिक नीति में तभी हस्तक्षेप करती है जब वह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक हो। कानूनी रूप से नोटबंदी टिक गई, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से इसने कार्यपालिका की शक्ति, संसदीय बहस और प्रक्रिया बनाम अर्जेंसी यानी कि तात्कालिकता पर गहरे सवाल भी उठाए हैं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसके दीर्घकालिक लाभ अभी भी बहस में हैं। यही कारण है कि यह केस कानून, नीति और अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हर छात्र के लिए अनिवार्य है। अंत में मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। मेरा आपसे सवाल है कि क्या नोटबंदी एक संवैधानिक मास्टर स्ट्रोक थी या फिर वो एक नीतिगत भूल थी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा नोटबंदी पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इस पर जो विश्लेषण हमने अभी आपके साथ किया है, अगर आपको
पसंद आया हो, 1% भी आपने कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर हमारे साथ आप चरणबद्ध तरीके से अपनी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से और हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के सेपरेट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।